नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस के खंड ब की यूनिट फर्स्ट और सेकंड के जो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग लेसन है उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। हम ऐसे प्रश्न समय समय पर तैयार करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आप इस वीडियो को भी लास्ट तक देखें, तब सभी को शेयर करें। चलिए हम बात कर लेते हैं। इस यूनिट का पहला लेसन जो है संविधान से संबंधित है और उसका हम प्रश्न देखें तो ये प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है। तो लिखित और निर्मित सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो हमारे संविधान में आज के समय में हम देखें तो कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 थे, एक संपत्ति का है वो हटा दिया है, अब 6 बचे रहे हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु है। तो वोट डालने के लिए जो आयु है वो कौन सी है? अभी 18 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। इसको कम करके अब कर दिया है 18 वर्ष। अगला जो क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो ये मूल कर्तव्य बाद में डाले गए हैं, पहले नहीं थे मूल संविधान में। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा डाले गए हैं? ये है 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अप्रैल 2010 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? 11वां। ठीक है। और ये किससे संबंधित है आपको पता है? ये शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद में अगला जो लेसन है ये है आपके भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों से संबंधित। और इसके हम प्रश्न देखें तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। ध्यान देना, क्या पूछ रहा है? विशेषता नहीं है। और वह कौन सी? देखो, शक्तियों का विभाजन भी है, संविधान की सर्वोच्चता भी है, इकहरी नागरिकता नहीं है। तो ये आंसर आएगा इसका सही। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माताओं को संघात्मक व्यवस्था में एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी। तो देखें इसमें क्या आएगा? इसमें देखो, विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए, ऐसा भी नहीं होगा, और राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए, ये फिट होगा। तो ये आएगा आपका आंसर, राष्ट्रीय एकता की स्थापना का। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आया हुआ ये, केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मामलों की पड़ताल करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1983 में यानी 1983 में एक आयोग बनाया था, उस आयोग का क्या नाम है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ ये है सरकारी आयोग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बना सकता है? देखो, जैसे राज्य सूची होती है, केंद्र सूची होती है, समवर्ती सूची होती है, ऐसे ही अवशिष्ट जो सूचियां हैं उनके ऊपर, यानी अवशिष्ट शक्तियां हैं, इनके ऊपर कानून बनाने का पावर किसको रहेगा? ये रहेगा केंद्र को। ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण एकात्मक संघवाद का नहीं है? ध्यान देना, क्या पूछ रहा है? एकात्मक संघवाद का लक्षण नहीं है। पहले जो पूछा था उससे विपरीत वाला ये। तो इसमें देखो, एक संविधान है, ये भी फिट नहीं होगा। अवशिष्ट शक्तियों केंद्र को है, ये भी फिट नहीं होगा। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ठीक है, ये यहाँ पर संघात्मक की बात करता है ना, तब आ जाता है। ठीक है। तो ये आएगा राइट आंसर से। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को क्या नाम दिया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको नाम दिया है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बताया इसे? सहयोगी संघवाद है। ठीक है। इसके बाद में जो अगली यूनिट है ये आपके संसद, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित है। और इसके हम प्रश्न देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति सभी को पता है कौन है? उपराष्ट्रपति। ठीक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। इसके बाद में अगला प्रश्न देखें, भारत में लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? लोकसभा चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु क्या है?
25 वर्ष, ठीक है ना। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, सरपंच के लिए 21 वर्ष है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके बाद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 साल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, कौन करता है 12 सदस्य मनोनीत, राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति याद रखना, लोकसभा में भी 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शक्ति ऐसी है जो लोकसभा के पास तो है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा के पास नहीं है। देखो, सामान्य विधेयक को पारित करने की शक्ति तो दोनों के पास है, संवैधानिक विधेयकों को पारित करने की शक्ति ये भी दोनों के पास है, धन विधेयक प्रस्तुत करने की शक्ति, ठीक है, ये राज्यसभा के पास नहीं है, ये सिर्फ लोकसभा में ही होता है धन विधेयक, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति है जो राज्यसभा के पास तो है और लोकसभा के पास नहीं है, पहले वाले से विपरीत है। तो ये देखो, पहला ऑप्शन है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रहित में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर देना, ठीक है ना। उसको लगता है कि ये सूची केंद्र से हटा के राज्य में डालना है या राज्य से केंद्र में डालना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये करने का पावर राज्यसभा के पास है। तो ये ऑप्शन आएगा सही, ए ऑप्शन। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, संसद के द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार कौन सा है। तो देखो, ये कंट्रोलिंग का सबसे अच्छा जो हथियार कौन सा है, अविश्वास प्रस्ताव वाला है। इसके बाद में अगली जो लेसन है ये न्यायपालिका से संबंधित है, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यायपालिका को संसद के बीच टकराव का मुद्दा, यानी ऐसा कौन सा पॉइंट है जो न्यायपालिका और संसद के बीच में टकराव रख रहा है, ये है नियुक्ति वाला है, ठीक है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है इसके ऊपर काफ़ी टकराव रहता है। और उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, सीधा सा आंसर है दिल्ली में। और फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य न्यायपालिका का नहीं है, यानी न्यायपालिका का काम कौन सा नहीं है। देखो, सभी को समझें आप, पहला है संविधान की व्याख्या करना, ये भी है, दूसरा है राष्ट्रपति को परामर्श देना, ये भी है, नीतियाँ बनाना, ठीक है ना, ये नहीं, नीतियाँ कौन बनाता है, संसद बनाती है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग कौन सा है, कानून की व्याख्या कौन करेगा, न्यायपालिका करती है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान और पंजाब सरकार के बीच में कोई भी विवाद है तो उसकी सुनवाई कौन सा कोर्ट करेगा, तो राजस्थान हाई कोर्ट भी नहीं करेगा, पंजाब हाई कोर्ट भी नहीं करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सही ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के बीच के तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में निम्न में से किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो देखो, ये कौन सा क्षेत्राधिकार है, मौलिक क्षेत्राधिकार है इसका, सर्वोच्च न्यायालय का। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपील कर सकता है, तो सीधा सा आंसर रहेगा ये अपील करने का अधिकार, यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार है ये। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब हुई, जनहित याचिका की सुनवाई कब हुई थी, 1979 में। भगवती जी उस टाइम में क्या थे, CJI थे, तब की बात है ये। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न्यायिक सक्रियता का सकारात्मक पक्ष है, ठीक है। तो इसमें देखो, सकारात्मक की बात कर रहे हैं, इसने जनहितों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, यही ऑप्शन जो है फिट बैठेगा। बाकी को देख लो आप, ये तो फिट नहीं बैठेंगे। इसने न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा दिया, इसमें तीनों अंगों के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला कर दिया, इससे न्यायपालिका के कार्यों को उलझा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, परीक्षा के लिहाज से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आप सभी तक इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने पहले भी सभी लेसन्स के वीडियो जो हैं भेज दिए हैं और वो अब अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में सारे डाल रखे हैं, उनको ज़रूर देखें। आगामी वीडियो भी इसी तरह आप तक पहुंच जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।